हेलो एवरीवन, आईबीपीएस की क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों देखा था। अब हम शुरू करने वाले हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हेडिंग है क्लाइमेट फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्लाइमेट फॉर क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। देखिए, क्लाइमेट फॉर क्रॉप ग्रोथ, ओके। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं मेट्रोलॉजी। देखिए, मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेटेरो। मेटेरो जिसका मीनिंग क्या है? एबोव अर्थ सरफेस, भूमि सतह से ऊपर, ठीक है। अगर एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करें, एग्रोमेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजी, तो ये क्या है कि स्टडी ऑफ मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर, मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर इन रिलेवेंस टू क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, कभी कभी ये डेफिनेशन ही पूछ लेता है। मतलब क्या है कि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर जितने भी है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब उसका क्रॉप प्रोडक्शन के साथ, मतलब प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भागीदारी निभा रहे हैं, इसका रिलेशनशिप को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एग्रोमेट्रोलॉजी। अब देखिए, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या पाया जा रहा है? एटमॉस्फेयर में लिक्विड प्लस सॉलिड, इनके पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं और ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? एरोसॉल। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एरोसॉल, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड पार्टिकल प्लस सॉलिड पार्टिकल, ओके। एटमॉस्फेयर जो है ये 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, 1600 किलोमीटर हाइट तक, मतलब ग्राउंड लेवल से 1600 किलोमीटर अपवर्ड। टोटल मास की बात करें कि एटमॉस्फेयर का टोटल मास कितना है, टोटल वेट कितना है, तो 56 इंटू 10⁻14 टन। अगर टन, ओके, ये तो 1600 किलोमीटर हाइट हुआ, वेट 56 इंटू 10⁻14 टन, टोटल मास। कंपोजिशन देखिए, जो एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, वाटर वेपर, ठीक है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, 0.03% CO2 एंड 0.93% आर्गन एंड 1 to 4% वाटर वेपर। ये सबसे ज़्यादा क्या पाया गया? नाइट्रोजन, 78.08% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये तो थे कंपोजिशन के बाद चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर बढ़ें तब एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है। उन लेयर्स के नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, इसके बाद एग्जोस्फेयर, ओके। चलिए ट्रोपोस्फेयर की बात करें। ट्रोपोस्फेयर, इसे याद करने का तरीका है TSME, ठीक है। इसे कंसीडर नहीं किया जाता थर्मोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, TSME। ट्रोपोस्फेयर देखते हैं क्या है ट्रोपोस्फेयर। इसकी हाइट देखें, अप टू 18 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर अगर आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये ट्रोपोस्फेयर का लेयर है। ट्रोपोस्फेयर
ये सबसे डेंसेस्ट, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, डेंसेस्ट लेयर है। ओके, पोल से बात करें तो 8 किलोमीटर हाइट है, इक्वेटर से है 18 किलोमीटर। ओके, जितने ऑल वेदर फेनोमेना, इसका मतलब क्या है? ऑल वेदर फेनोमेनन लाइक रेन, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में। रेन हो, बरसात हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब कहाँ हो रहा है? ट्रोपोस्फियर रीजन में। ठीक है, इसे सीट ऑफ वेदर फेनोमेना ही भी बोला जाता है, सीट ऑफ वेदर फेनोमेनन। ओके, और वह स्टेज जो ट्रोपोस्फियर को दूसरे लेयर से बांटती है उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। कभी ये भी पूछ लेता है कि बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। ठीक है, लैप्स रेट की बात करें, जब हम ऊपर बढ़ते हैं, देखिए हाइट इंक्रीज, ये जब हाइट इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट देखा गया। ये कैसे पता चलता है? जब आप पहाड़ देखते हैं, पहाड़ की चोटियों में बर्फ जमी हुई है, इसका मतलब क्या? जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ बर्फ जम रही है। तो एक ऑन इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसे साइंटिफिकली कहा जाता है लैप्स रेट, जिसकी वैल्यू है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ये तो थे ट्रोपोस्फियर के बाद चलिए स्ट्रेटोस्फियर में। हमने क्या देखा? ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर तक है। ऑल वेदर फेनोमेनन्स कहाँ हो रहे हैं? ट्रोपोस्फियर में, जैसे रेन, क्लाउड फॉर्मेशन। लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं। ट्रोपोपॉज देखा हमने, स्ट्रेटोस्फियर। इसके बारे में देखिए, ये 18 किलोमीटर टू 55 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का ट्रोपोस्फियर था, 18 टू 55 किलोमीटर। ठीक है, इसे सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसे क्या कहा गया था? सीट ऑफ ऑल वेदर फेनोमेनन्स। इसे सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, यही वो लेयर है। हम देखें, आपके रिलेशन वाले जब एरोप्लेन से गए, वो बोल रहे हैं, आप जब एरोप्लेन से गए वो बोल रहे हैं आज तो बरसात हुआ ही नहीं, आप बोल रहे हैं बरसात हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी ये रेनफॉल के फेनोमेना है ये कहाँ हो रहा है? ट्रोपोस्फियर में। लेकिन एरोप्लेन कहाँ चल रहा है? स्ट्रेटोस्फियर में, जिसके कारण वो बादल के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बरसात का आभास ही नहीं हो रहा है। तो इसे लिखिएगा, प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर जेट प्लेन्स। ओके, इसके बाद देखिए, जो ट्रोपोस्फियर का अपर लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर का अपर लेयर, इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज ऑन द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, जो ओजोन है, ओजोन मतलब O3, ये लोअर लेयर में पाया जाता है, लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, बाउंड्री जो सेपरेट करता है, बाउंड्री जो स्ट्रेटोस्फियर को दूसरे लेयर से सेपरेट करे उसे क्या कहेंगे? अपर मोस्ट बाउंड्री जो सेपरेट करता है उसे कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज। ओके, स्ट्रेटोपॉज के बाद अब अगला देखते हैं मेजोस्फेयर। हमने क्या देखा? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अब मेजोस्फेयर की बात करें तो ये
55 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, ये इसका रेंज है 55 टू 80 किलोमीटर। इसे केमोस्फेयर भी कहा जाता है, इसे केमोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कूलेस्ट या कोल्डेस्ट रीजन होता है, कोल्डेस्ट रीजन। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया। ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या देखा, सबसे डेंसेस्ट लेयर कौन सा था, ट्रोपोस्फेयर। सबसे कूलेस्ट कोल्डेस्ट रीजन मेजोस्फेयर। ठीक है, मेजोस्फेयर। अपर बाउंड्री, जो बाउंड्री सेपरेट करता है उसे क्या कहा जाता है, मेजोपॉज, मेजोपॉज। ओके, अब बात करते हैं एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देखिए थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इसे ही कहा जाता है आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ आयंस पाए जाते हैं, आयंस, आयंस पाए जाते हैं। इनका हाइट है 80 टू 400 किलोमीटर तक, और यही वो लेयर है जहाँ हमारे सैटेलाइट मौजूद होते हैं। सैटेलाइट, सारे रेडियो सिग्नल्स यहीं से प्राप्त होते हैं, रेडियो सिग्नल्स। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ आयंस प्रेजेंट है जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में वेरी हेल्पफुल होते हैं। ओके, ये तो थे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद आता है एक्सोस्फेयर, ब्रह्मंडल, एक्सोस्फेयर। देखिए एक्सोस्फेयर की बात करें, एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर मतलब ग्रेटर देन 400 किलोमीटर। हमने शुरू में ही देखा 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, तो ग्रेटर देन 400 किलोमीटर टू 1600 किलोमीटर तक के लेयर को एक्सोस्फेयर कहा जाता है। ओके, इसमें टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग हाइट के साथ डिक्रीज करता है। मतलब अगर आप हाइट बढ़ाएं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। मतलब हमने क्या देखा, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर में, रुकिए, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा था और एक्सोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा था। यहाँ हमने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर के अपर बाउंड्री में इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर। ओके, अब बात करते हैं, दो टर्म है वेदर, ये तो थे एटमॉस्फेयर के लेयर, और क्लाइमेट। इसके बाद वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, तो देखिए वेदर और ये क्लाइमेट। देखिए डे टू डे कंडीशन, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टाइम, at a given place at given time। ये वेदर क्या है, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट, मतलब एक जगह में, एक निर्धारित जगह में, निर्धारित टाइम में किसी वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्या कहा जाता है, वेदर। ठीक है, और अगर क्लाइमेट की बात करें तो इसे बोल दिया जाता है एवरेज ऑफ ए वेदर। लेकिन देखते हैं क्या है इसका, लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर लार्ज रीजन, ओवर लार्ज रीजन। आपने ये सुना है क्या कि सतोखपुर का क्लाइमेट बताइए, कोई छोटे रीजन के लिए नहीं होता क्लाइमेट। आप वेदर बोल सकते हैं कि वहाँ का वेदर छोटे क्लाइमेट के लिए, एक स्मॉल प्लेस के लिए हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट लार्ज रीजन के लिए होता है, और कई समय से ये चेंज नहीं होता। वेदर आज बरसात है, कल धूप, सॉरी, लेकिन क्लाइमेट सदियों से चली आई। ठीक है, क्लाइमेट कई समय के बाद ही चेंज होता है। ये थे, अगर क्लाइमेट वर्ड देखें, ये क्वेश्चन पूछा है कि क्लाइमेट वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, ग्रीक से, जिसमें क्लाइमा जिसका मतलब है स्लोप ऑफ अर्थ। ये लीजिए, स्लोप ऑफ अर्थ, ये क्लाइमेट
क्लाइमेट ग्रीक वर्ड से लिया गया, क्लाइमा स्लोप ऑफ अर्थ जिसका मतलब है। मेट्रोलॉजी की बात करें, हमने पढ़ चुका है, मेट्रोलॉजी को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेटेरियो जिसका मतलब है हाई इन द स्काई, ठीक है, ये हमने देखा। अब देखिए क्लाइमेट, वेदर का एक एग्जाम्पल देखिए, वेदर का एग्जाम्पल है जैसे कि हो गया क्लाउडी डे, क्लाउडी डे, रैनी डे, रैनी डे। देखिए एक दिन के लिए बात हो रहा है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो रैनी सीजन, रैनी सीजन, कोल्ड सीजन, जो कि काफी समय तक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो टर्म है क्लाइमेट में ही, मैक्रो क्लाइमेट एंड माइक्रो क्लाइमेट। मैक्रो क्लाइमेट कब कहाँ तक को बोलेंगे तो मैक्रो क्लाइमेट अबोव ग्रेटर देन 2.5 मीटर हाइट, इतना को बोलेंगे क्या मैक्रो क्लाइमेट। और जब बिलो 2.5 मीटर हाइट तो इसे क्या कहेंगे माइक्रो क्लाइमेट। ओके, ये हुए वेदर एंड क्लाइमेट तक की क्लासेस। आगे बढ़ते हैं, चलिए वेदर एंड क्लाइमेट के बाद एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक ऑफ इंडिया, एग्रो क्लाइमेट ऑफ इंडिया कि इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एग्रो क्लाइमेट, एग्रो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एग्रो क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो देखिए एग्रो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को पहला एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, और दूसरा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। ये दो में बांटा गया है, एग्रो क्लाइमेटिक में और एग्रो इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी में और क्लाइमेट में, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन को तो इसको गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन, देखिए प्लानिंग कमीशन ने डिवाइड किया। प्लानिंग कमीशन आप सभी सुने होंगे, प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1989 में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इंडिया को बांटा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा इंडिया को, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और 124 सब जोन, 100 सब जोन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन रीजन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा और 124 सब जोन में बांटा प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आईसीआर की बात करें, ये तो था प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। अब आईसीआर, आईसीआर के अकॉर्डिंग, आईसीआर न्यू दिल्ली, आईसीआर न्यू दिल्ली, इनके अकॉर्डिंग 129 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जनरली वो प्लानिंग कमीशन की बात करता है क्वेश्चन में, अगर कुछ ना दिया तो आप 15 टिक करिए। अगर वो पूछे कि आईसीआर के द्वारा कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है तो 129, ठीक है। कहीं पे 131 भी शो करता है, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। अब एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन NBSS LUP इंस्टीट्यूट की क्लास में हमने देखा था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर के द्वारा, नागपुर 1999 में 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा इंडिया को, 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में। ये 21 भी ऑप्शन में आया है तो 21 देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 2021, ओके। अब वेदर एलिमेंट्स, वेदर पैरामीटर की अगर बात करें, कौन कौन से वेदर पैरामीटर हैं तो देखिए टेम्परेचर लिखते जाइएगा, टेम्परेचर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ब्राइट सनशाइन, पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, रेडिएशन, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ड्यू, वाटर टेबल, सॉइल मॉइस्चर, इवापोरेशन, फील्ड इवापोट्रांसपिरेशन, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है? वेदर पैरामीटर्स। ओके, वेदर पैरामीटर्स के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए विंड, हम एक वेदर पैरामीटर विंड को लेते हैं पहले कि विंड क्या होता है, देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बताइए विंड और एयर करंट में क्या अंतर है? देखिए विंड और एयर करंट, इनमें क्या अंतर है कि अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट। अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अगर हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विंड, और वर्टिकली मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एयर करंट। इसके बाद चलिए हॉरिजॉन्टल मूव क्यों हो रहा है भाई? विंड का मूवमेंट कब होगा? जब ये डेंस लेयर है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन एयर का ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ये ज़्यादा से कम की ओर मूव करेगा, तभी फ्लो होगा, विंड फ्लो होगा। ठीक है, एयर फ्लो होगा। चलिए अगर इसकी यूनिट की बात करें, विंड का यूनिट मतलब इसकी स्पीड को किससे मापा जाता है? तो यूनिट है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी को बोला जाता है नॉट। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि विंड का यूनिट बताइए, तो किलोमीटर प्रति आवर और नॉट। ओके, अब इसको कन्वर्जन देखते हैं। एक नॉट इक्वल्स टू होता है 1.85 किलोमीटर प्रति आवर। ये कन्वर्जन फैक्टर है नॉट को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करने का। 1 नॉट इक्वल्स टू 1.85 नॉट प्रति 1.85 किलोमीटर पर आवर। 1.1 नॉट, देखिए हमने क्या देखा? विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर क्यों हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। इसका यूनिट की बात करें हमने किलोमीटर प्रति आवर, और इसे और किससे दर्शाया जाता है? नॉट से। 1 नॉट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, इसे मेजर किया जाता है विंड को एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर ये विंड वेलोसिटी को मेजर करता है। ओके, कॉमनली कौन सा एनीमोमीटर यूज होता है अगर क्वेश्चन आ जाए? डीप रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर जनरली यूज होता है। आगे देखिए एनीमोमीटर को कितने हाइट पे इंस्टॉल्ड किया जाता है? अब भाई आप ग्राउंड लेवल पे तो नहीं कर देंगे, हवा चल रहा है ऊपर, कैसे आपको पता चलेगा? तो ये 3 मीटर के हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड। इंस्टॉल्ड कहाँ किया जाता है? 3 मीटर हाइट पे फ्रॉम ग्राउंड, एबव ग्राउंड। ओके, और विंड डायरेक्शन की बात करें, विंड डायरेक्शन ये तो थे क्या? विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर से, विंड डायरेक्शन विंड वेन से। विंड वेन आपने देखा होगा, एक गोला सा लगा रहता है, वो विंड वेन विंड डायरेक्शन शो करता है। विंड वेन के बाद विंड स्पीड देखते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस के लिए विंड स्पीड क्या प्रेफर है? विंड स्पीड, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें क्रॉप ग्रोथ के लिए कितना स्पीड होना चाहिए? क्रॉप ग्रोथ के लिए लेस देन 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर से कम होना चाहिए, तब क्रॉप ग्रोथ बेटर होगा। क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप को लुढ़काने के लिए, क्रॉप को सुलाने के लिए अगर बात करें तो मोर देन 50 किलोमीटर प्रति आवर। विनोइंग, सीड को अलग करने के लिए, विनोइंग के लिए मिनिमम 15 किलोमीटर
प्रति आवर। ये हमने देखा क्रॉप ग्रोथ के लिए 10 किलोमीटर प्रति आवर से कम चाहिए। क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप को लॉजिंग का मतलब है स्टैंडिंग क्रॉप है, हवा के कारण वो सो गया। अगर 50 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा है तब वो क्या करेंगे, वो क्रॉप लॉजिंग कर देगा। विनोइंग मतलब सीड, धान उड़ाना, मतलब विनोइंग मतलब बीज को अलग करना, ठीक है, बीज भूसा को। ओके, ये तो थे विंड। विंड के बाद देखिए सोलर रेडिएशन। विंड में हमने सोलर रेडिएशन देखिए। विंड में इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट। यूनिट के बाद विंड स्पीड को किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। विंड डायरेक्शन को किससे मापते हैं, विंड वेन से। और कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, 3 मीटर में। मोस्टली कौन से यूज किया जाता है, रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्या है देखिए, अगर हम बात करें देखिए सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन की। सोलर रेडिएशन तो देखिए सनलाइट का मतलब क्या है, सनलाइट का मतलब आपने पढ़ा है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विबग्योर, यूवी रे एंड एक्स रे, ये सब आएंगे सनलाइट में। सनलाइट में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सोलर रेडिएशन की अगर बात करें तो डे लाइट, जो दिन में लाइट आता है, डे लाइट कंटेन हीट, ये है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का मतलब सिर्फ विबग्योर, और अगर सनलाइट की बात करें तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सोलर रेडिएशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए सोलर रेडिएशन, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अर्थ पहुंचने में सनलाइट को। ओके, इंसुलेशन किसे कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब क्या है कि रेडिएंट एनर्जी दैट स्ट्राइक अर्थ। इसका मतलब क्या है कि रेडिएंट एनर्जी, जितना सन से रेडिएशन एनर्जी निकला और अर्थ में टकराया, उसे क्या कहा जाता है, इंसुलेशन। ठीक है, ये किससे किससे मिल के बना है, देखिए इंसुलेशन मिल के बना है इंफ्रारेड इंसुलेशन। ये क्या है, लॉन्ग वेव्स हैं। लॉन्ग वेव्स हमने क्या पढ़ा, RMIVUX। ये यहाँ तक लॉन्ग वेव, यहाँ तक शॉर्ट वेव, और ये है विजिबल। ओके, ये है लॉन्ग वेव्स। सनलाइट है विजिबल, एंड यूवी वेव ये है शॉर्ट वेव्स और हीट। ये चारों से मिलकर बना है इंसुलेशन। इंफ्रारेड, सनलाइट, यूवी वेव और हीट, ये चारों से मिलकर। ठीक है, सोलर कांस्टेंट, एक टर्म आप सुने होंगे, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया में, एक यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में कितना सनलाइट फॉल हुआ है, उसे सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। इसका वैल्यू देखिए अगर डेफिनेशन में देखें तो क्या है, एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट इन सरफेस ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर इसका यूनिट 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, क्या बोला हमने, 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। वाट में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1353 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा हो मैं बता देता हूँ, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। अगर वाट में कन्वर्ट करें तो 1353 वाट प्रति मीटर स्क्वायर।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोलर कांस्टेंट से कुछ टर्म्स हैं, देखिए। देखिए क्या टर्म्स हैं। अगर हम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस देखें, सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस, तो यह है 149 मिलियन किलोमीटर, अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर इतना दूर है सन और अर्थ के बीच में। अब देखिए अर्थ जो है, अर्थ ये है सन, ठीक है, ये देखिए ये ओके, ये है अर्थ, ये है एक अर्थ, ये है एक अर्थ, एक अर्थ, चार अर्थ नहीं है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंडीशन तब लेते हैं जब अर्थ यहाँ है, दूसरा कंडीशन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कम हो, मतलब अर्थ और सन पास हो, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेरीहेलियन। इसे कहा जाता है पेरीहेलियन। ये जब अर्थ और सन नियरेस्ट हो, ओके। इसे कहा जाता है एपीहेलियन। एपीहेलियन फार्थेस्ट। फार्थेस्ट जब सन और अर्थ के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो, इसे फार्थेस्ट। नियरेस्ट कब होगा? देखिए 3 जनवरी को। और फार्थेस्ट कब होगा? एपीहेलियन 4 जुलाई। ओके, 4 जुलाई को होगा एपीहेलियन, ठीक है। किसी बुक्स में ये दिया है, ये दिया हुआ है 3 जनवरी को, और ये दिया हुआ है 31 दिसंबर को। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, किसी बुक में 3 जनवरी दिया है, किसी में 31 दिसंबर, किसी में 4 जुलाई दिया है, किसी में 1 जुलाई। ऑप्शन के ऊपर अकॉर्डिंग आप चले जाइएगा। एपी हमने देखा पेरीहेलियन और एपीहेलियन। अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर हैं, डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विनॉक्स। इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। और देखिए ये 2 बार हो रहा है, तो एक को कहा जाता है समर इक्विनॉक्स, दूसरा को कहा जाता है विंटर इक्विनॉक्स। विंटर इक्विनॉक्स, ठीक है। इसे ही स्प्रिंग इक्विनॉक्स और इसे ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है? देखिए समर स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो रहा है 21 मार्च को, 21 मार्च, और ये हो रहा है 21 जून टू 21 सितंबर तक, 23 सितंबर तक, और 21 मार्च टू 21 जून। सॉरी, इसे कहा जाता है ओके, करेक्ट। ये 21 मार्च, ओके। अब आता है सॉल्स्टिस। देखिए एक टर्म और है सॉल्स्टिस। ये 2 हैं, एक है समर सॉल्स्टिस, दूसरा है विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। जब
नॉर्थन हेमिस्फेयर में, देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन, तो उसे क्या कहा जाएगा, समर सॉल्स्टिस। और ये कब होता है, ये होता है 21 मार्च टू 21 जून। और ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट डे अगर होगा, ये कब होता है, सितंबर 23 टू दिसंबर 22, तब इसे क्या कहा जाएगा, विंटर सॉल्स्टिस। तो हमने क्या क्या टर्म देखा, एपीहेलियन, पेरीहेलियन, इसके बाद हमने देखा इक्विनॉक्स, फिर हमने देखा सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस। आगे बढ़ते हैं, चलिए अल्बेडो। हमने विंड देखा, विंड के बाद सोलर रेडिएशन देखा, सोलर रेडिएशन के बाद अब हम चल रहे हैं अल्बेडो। व्हाट इज अल्बेडो, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। अल्बेडो की बात करते हैं, चलिए अल्बेडो क्या है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। देखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो लैटिन वर्ड से लिया गया है अल्बेडो, जिसका मतलब है वाइटनेस, ओके, वाइटनेस। तो क्या है ये जितना इनकमिंग रेडिएशन, ये सन से ये अर्थ सरफेस है, ये सन है, ये रेडिएशन जितना आया और रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हुए, तो ये रिफ्लेक्ट को, जो रिफ्लेक्टेड वैल्यू को जो शो करता है उसे क्या कहा जाता है, अल्बेडो। इसे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ओके, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। अल्बेडो कुछ याद कर लीजिएगा इसे, जैसे राइस का अल्बेडो बात करें, मतलब अगर राइस कल्टीवेटेड है तब उसमें अगर सोलर रेडिएशन पे गिरेगा तब कितना रिफ्लेक्ट होगा, तो राइस का 12 है। व्हीट की बात करें, व्हीट का है 24। ब्लैक सॉइल वो भी मॉइस्ट, अगर वो मॉइस्ट है तो है 17, अगर ड्राई है ब्लैक सॉइल तब है 14। मतलब आप देख रहे हैं मॉइस्ट सॉइल एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, ड्राई सॉइल रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। इसके बाद बात करते हैं, चलिए फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टोटल जितना रेडिएशन फॉल हुआ उसमें प्लांट सभी रेडिएशन को तो नहीं ले सकता, लॉन्गर वेव्स को नहीं ले सकता, शॉर्टर वेव्स को नहीं ले सकता, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को ही ऑब्जर्व करेगा, अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करेगा, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस में। तो वो क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करें तो ये है, देखिए 400 to 700 nm के रेडिएशन को फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और इसको किससे मेजर किया जाता है, क्वांटम सेंसर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटम सेंसर के बाद देखिए कुछ मेजरमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स किससे मेजर कर रहे हैं रेडिएशन से रिलेटेड। तो पहले लिखिएगा कैम्बेल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर। कैम्बेल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन आवर को मेजर करता है। देखिए कैम्बेल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि
कितनी ब्राइट सनसाइन रिकॉर्डर, मतलब सनसाइन हमारे अर्थ सरफेस में कितने घंटे तक तेजी से सनसाइन फॉल हुआ उसे रिकॉर्ड करता है कैम्बेल स्ट्रोक रिकॉर्डर। अगर इसके बारे में पूछ दे तो ये 10 सेंटीमीटर डायामीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसे 1.52 मीटर हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है। हमने क्या देखा, इनेमोमीटर को 3 मीटर के हाइट पे इंस्टॉल किया गया और कैम्बेल स्ट्रोक सनसाइन रिकॉर्डर को 1.52 मीटर के हाइट पे इंस्टॉल किया गया। अब अगला इंस्ट्रूमेंट है पाइरोनोमीटर। पाइरोनोमीटर ये क्या मेजर करता है, टोटल इनकमिंग रेडिएशन, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके कि पाइरोनोमीटर क्या मेजर करता है, तो टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद पाइरोहेलियोमीटर, ये डायरेक्ट इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करता है, डायरेक्ट इनकमिंग रेडिएशन को मेजर करता है पाइरोहेलियोमीटर। पाइरोनोमीटर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, पाइरोहेलियोमीटर डायरेक्ट इनकमिंग रेडिएशन को, कैम्बेल स्ट्रोक सनसाइन रिकॉर्डर ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनसाइन आवर्स को। ओके, इसके बाद देखिए नेट रेडियोमीटर, अगला इंस्ट्रूमेंट नेट रेडियोमीटर। ये मेजर करता है नेट इनकमिंग फ्लक्स को। ठीक है, क्वांटम सेंसर आपने देखा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को मापता है। फिर है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये क्या मेजर करता है, नैरो वेव बैंड सोलर रेडिएशन, नैरो वेव बैंड सोलर रेडिएशन। फिर आए इंफ्रारेड, अगला इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या मापता है, ये मापता है सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या यूज है इसका, इंफ्रारेड थर्मोमीटर सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। अगर पूछते कि आपको सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स लेना है तो वो किससे मापेंगे आप, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। ठीक है, ये तो थे इंस्ट्रूमेंट्स के बाद आगे चलिए बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स से देखते हैं। चलिए क्या टर्म्स हैं देखिए, देखिए फोटो पीरियोडिज्म और फोटो पीरियड, ये दोनों क्या क्या है, फोटो पीरियोडिज्म एंड फोटो पीरियड। ओके, फोटो पीरियोडिज्म की बात करें, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डेलाइट पीरियड। ओके, प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है डेलाइट पीरियड के लिए, उसे क्या कहा जाता है, फोटो पीरियोडिज्म। और फोटो पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑफ लाइट रिक्वायर for floral initiation
इनिशिएशन, फोटो पीरियडिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड के लिए अगर क्या रिस्पॉन्स है उसे फोटो पीरियडिज्म कहेंगे, और कितने पीरियड की लाइट चाहिए तो उसे फोटो पीरियड कहेंगे। और फोटो यही इतने पीरियड के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 3 पार्ट में बांटा गया। देखिए, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट के बारे में बात करें तो देखिए, जिसे 14, देखिए लेस देन 10 आवर लाइट चाहिए जिसे, वो है शॉर्ट डे प्लांट। मोर देन 14 आवर लाइट चाहिए, वो क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। डे न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। ओके, शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, राइस, देखिए जितने खरीफ क्रॉप्स हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, जितने रबी क्रॉप्स हैं वो लॉन्ग डे क्रॉप प्लांट है। और डे न्यूट्रल में आते हैं कॉटन, सनफ्लावर, बकव्हीट, टोमेटो, ये सब और भी हैं एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद देखिए कुछ वर्ड है जैसे कि हेलियोफाइट। हेलियोफाइट का मतलब क्या है, हेलियोफाइट का मतलब है सन लविंग प्लांट हेलियोफाइट कहलाता है। एंड स्कियोफाइट की बात करें तो स्कियोफाइट कहा जाता है शेड लविंग प्लांट्स को, छाया लव करने वाले प्लांट्स को स्कियोफाइट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्कियोफाइट्स के बाद कंपेंसेशन पॉइंट, एक वर्ड है कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब क्या है, कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पे रेस्पिरेशन रेट बराबर हो जाता है फोटोसिंथेटिक रेट के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कंपेंसेशन पॉइंट। और इसके बाद देखिए सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी, एक ये क्वेश्चन है कि सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी क्या होता है। सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी का मतलब है सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी का मतलब है सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी का मतलब है, देखिए सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेटिक रेट रीच मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी, सैचुरेशन मैक्सिमम इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेटिक रेट रीच मैक्सिमम वैल्यू, उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेशन लाइट इंटेंसिटी। कंपेंसेशन पॉइंट, रेस्पिरेटरी रेट और फोटोसिंथेटिक रेट इक्वल हो जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमने फोटोसिंथेटिक पाथवे के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 3 क्रॉप में बांटा। एक है C3 प्लांट, दूसरा है C4 प्लांट और तीसरा है कैम प्लांट। इसे लिख लीजिए। C3 प्लांट का मतलब क्या है कि जब फोटोसिंथेटिक पाथवे में फर्स्ट स्टेपल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है अगर बनता है तो उसे C3 साइकिल बोलेंगे। अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है ये बनता है तो C4 प्लांट बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिए, राइस C3 के, राइस, व्हीट, कॉटन, सोयाबीन, पोटैटो एटसेट्रा। C4 की अगर बात करें तो C4 में है, C4 में एक और वो वर्ड लिख लीजिएगा कि इसमें क्रांच एनाटॉमी। आप जब पढ़ेंगे क्लोरोफिल के अरेंजमेंट, मेजोफिल्स के अरेंजमेंट, तब आपको समझ आएगा कि क्रांच एनाटॉमी क्या है। तो आप अभी ये याद रखिए कि C4 प्लांट में क्रांच एनाटॉमी पाया जाता है। तो ये है शुगर केन, मेज, सोरघम और पर्ल मिलेट। ये है C4 प्लांट। कैम प्लांट की बात करें
तो ये क्रैसुलेशियन स्पीसीज में कैम साइकिल पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है? अनानास, पाइनएप्पल, अपुंसिया, अगाव एंड सीसल। ये सब है कैम प्लांट्स। हमने देखा C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 मिनट और है हमारे पास। 10 मिनट में हम काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। लेक्चर हमें लंबे बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा एज एक्सपेक्टेड मैंने सोचा था कि 40 लेक्चर में हम IBPS की क्लासेस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि 80 हो जाएगा। एक टॉपिक में ही 2-2, 3-3 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, वो भी 1-1 घंटे के। आप समझिएगा, आप ऐसा करिएगा 1 घंटे की वीडियो को 15 मिनट 20-20 मिनट करके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक कंटेंट दूँ, इसलिए लंबा वीडियो बन रहा है, कुछ भी पॉइंट ना छूटे जिससे आपको पछतावा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एयर टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए एयर टेम्परेचर, एक काम करते हैं, आज मैं थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करके, एक वीडियो और लगेगा हमें मेट्रोलॉजी ख़त्म करने में, एक वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए थैंक यू सो मच।